अब तक आप सबने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि संघवाद क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है और भारतीय संघीय व्यवस्था कैसी है। अब हमें समझना है कि भारत जो एक संघीय देश है, इस संघीय देश के पीछे मजबूती का कारण क्या है। उसका कारण है लोकतांत्रिक राजनीति। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति ने ही भारत को एक मजबूत संघीय देश बनाया है। और ये जो संघीय देश है, संघीय देश के अंदर एक जो आदर्श संघीय देश की जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं भारत के अंदर भी देखी जाती है। यानी भारत भी क्या है, एक आदर्श संघीय देश माना जाता है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे, उस आज़ादी के बाद ही हम लोगों ने अपने देश को एक लोकतांत्रिक देश जो है घोषित कर दिया था। लेकिन जब हमारा देश लोकतंत्र की राह पर चल रहा था, उसी समय भारतीय लोकतंत्र के सामने कई सारी परीक्षाएं भी थी। अब वो परीक्षाएं कौन कौन सी? वो परीक्षाएं थी भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना और भाषा नीति। ये कुछ ऐसी परीक्षाएं थी जिसका हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सही तरीके से सामना किया और उसको अच्छी तरह से डील किया। तो हमें एक एक करके इन परीक्षाओं के बारे में पढ़ना है और समझना है। तो शुरू करते हैं भाषा के आधार पर राज्य के गठन। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के सामने जो सबसे पहली परीक्षा थी, वो परीक्षा ये थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। कि भाषा के आधार पर राज्य गठन कैसे किया जाए, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की पहली परीक्षा थी। तो अगर हम 1947 यानी 1947 का भारतीय मानचित्र देखें और हम आज का यानी 2020 का 21 का भारतीय मानचित्र देखें, तब से लेकर आज तक भारतीय राज्यों के अंदर, भारतीय सीमाओं के अंदर हमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन दिखाते हैं कि तब से लेकर आज तक भारत के अंदर कई तरह की नई सीमा, कई तरह के जो पुराने प्रांत थे, वो पुराने प्रांत जो है गायब हो गए और नए प्रांतों का उदय हुआ। ये नए प्रांत ही आपके राज्य माने। 1950 के दशक में भारत में कई पुराने प्रांतों की सीमाओं में बदलाव किया गया ताकि नए प्रांतों का गठन हो सके और वहाँ पर एक भाषा बोलने वाले लोग जो हैं एक ही राज्य के अंदर आ जाएं। उसके बाद भारत के अंदर कई राज्यों का गठन हुआ, लेकिन ये गठन भाषा के आधार पर ना होकर संस्कृति के आधार पर हुआ, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और आपका झारखंड। लेकिन जब भारत के अंदर भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की बात की जा रही थी, तब भारत के कई राष्ट्रीय नेताओं को डर लग रहा था कि कहीं हमारा देश जो है बिखर ना जाए। इस समस्या को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने जो है नए राज्यों के पुनर्गठन का जो काम चल रहा था उसको रोक दिया। लेकिन अगर हम देखें 1947 से अगर आज का हम समय देखें, तब से भारत के अंदर एक नहीं बल्कि कई राज्यों का गठन हुआ है। वो भाषा के आधार पर है और चाहे वो आपका संस्कृति के आधार पर है। तो ये जो गठन हुआ है संस्कृति के आधार पर, इस तरह के गठन ने भारत को एक तरह से एकीकृत किया है। अब हमारा प्रशासन भी जो है वो पहले से काफ़ी अधिक सुविधाजनक जो है हो गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी भाषा नीति। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हमारे देश के अंदर लगभग 40% भारतीय ऐसे हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी को जो है राजभाषा बताया गया है। हमारे संविधान में हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया है। कोई उम्मीदवार केंद्र सरकार के पद के लिए इन किसी भी भाषा का जो है चुनाव कर सकता है, बशर्ते उसको विकल्प में उस भाषा का चुनाव करना पड़ेगा। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं और राज्य अपने राज्यों का कामकाज जो है अपनी राजभाषा में ही करते हैं। जब हम सरकारी कामकाज में भाषाओं को लेकर चर्चा करते हैं तो उस चर्चा जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक जो है काम किया है। जैसे कि अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर सिंहली को ही राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तमिलों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, ग्रहित हुआ। लेकिन हमारे संविधान ने यह कहा था कि वर्ष 1965 तक सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी का प्रयोग रहेगा और उसके बाद जो है अंग्रेजी का प्रयोग बंद हो जाएगा। लेकिन भारत के जो गैर हिंदी भाषाई प्रदेश थे उन्होंने अंग्रेजी को जारी रखने की मांग को आगे बढ़ाया और ये मांग जो है तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखी। तमिलनाडु के लोगों ने अंग्रेजी को जारी रखने के लिए वहाँ विरोध किया, वहाँ प्रदर्शन किए। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इस मसले पर भी सावधानी पूर्वक कदम उठाया। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राज्य के कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीलापन दिखाया
उससे हमारा देश श्रीलंका जैसी स्थिति में आने से बच गया, यानी गृह युद्ध से हमारा देश बच गया। लेकिन आज भी हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय नेता हैं, राजनेता हैं, वो अभी भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि भारत के अंदर जो दूसरे गैर भाषाई प्रदेश हैं या फिर जो दूसरे भाषाई समूह के लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। चलिए अब हम समझते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र और राज्य का संबंध कैसा था। और हम देखें कि जब से देश आज़ाद हुआ है या भारत जब से एक संघीय देश बना है, संघीय देश बनने के बाद से हमारे देश में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक ही पार्टी का शासन रहा। शायद इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर जो राज्य सरकार है उन्होंने संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया ही नहीं। लेकिन कभी कभार जब केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों अलग अलग पार्टी का शासन होता था तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के शक्तियों की या फिर उनके अधिकारों की अनदेखी करता था। उस समय केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर दिया करता था, जो संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। तो यह वो दौर था जब कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से शक्तियों की भीख मांग रही थी। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का देश के अंदर दबदबा था। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति में बदलाव आया और ये बदलाव आया 1990 के दशक में, जब भारत के अंदर कई क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा था। और यही वो समय था जब केंद्र के अंदर गठबंधन सरकार की एक नई प्रवृत्ति भी सामने आ रही थी। यानी अब केंद्र के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो रहा था, तब वो केंद्र सरकार यानी जो केंद्रीय स्तर पर जो पार्टियां होती थी अब वो राज्य स्तर की पार्टियों के साथ मिलकर जो है केंद्र में सरकार का गठन कर रही थी। और इस प्रकार के गठन को हमने गठबंधन सरकार कहा। इससे अब सत्ता की साझेदारी के अंदर एक नई संस्कृति पनपी और राज्य सरकारों को भी स्वायत्तता मिलने लगी। साथ में इस समय 1990 के दशक एक नए निर्णय ने भी केंद्र और राज्य के संबंध में और मजबूती ला दी। वो ये था कि अब केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती। तो फिलहाल अभी आप लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर जो समस्याएं आई थी भारत में, उन समस्याओं को देखें, समझें और याद करें। और साथ साथ में भारत के अंदर जो ये 1950 से 1990 का जो समय रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों का, उस संबंधों को भी आप समझें। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें।